ऊर्जा का उत्तम स्रोत। बच्चों, वास्तव में ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? इसको समझने के लिए आइए एक उदाहरण देखते हैं। हम सब अपने घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी का उपयोग करते हैं। हम एक सिलेंडर के साथ लगभग 1 महीने तक खाना बना सकते हैं। लेकिन यदि हमने यही खाना लकड़ी के ईंधन के साथ बनाना हो तो हमें कमरा भरकर लकड़ियाँ चाहिए होंगी। बच्चों, इसका अर्थ है कि एलपीजी ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण कारक है उपलब्धता। ऊर्जा का स्रोत लंबे समय के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। किसी भी ईंधन को अच्छी श्रेणी में रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह ईंधन इस्तेमाल करने में आसान हो और सुरक्षित हो। हम ऊर्जा के उस स्रोत को अच्छा नहीं मानेंगे जो कि जलने पर अधिक धुआं छोड़ता हो और हमारे पर्यावरण को दूषित करता हो। ऐसा ईंधन सामान्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। बच्चों, इसी प्रकार यदि हम नाभिकीय के बीच की शक्ति उत्पन्न करेंगे तो क्रिया के पश्चात शेष नाभिकीय ईंधन का भंडारण और निपटान एक खतरनाक समस्या है। सामान्य रूप में इस्तेमाल होने वाला ईंधन सस्ता भी होना चाहिए। बच्चों, हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ईंधन है, लेकिन यह बहुत महंगा है, इसलिए इसे सामान्यतः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसलिए ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से सुलभ हो सके, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह सस्ता भी हो। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। भारत में हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों को दर्शाने वाला वृत्तारेख। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत: कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जल, नाभिकीय ऊर्जा, पवन। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत: जीवाश्मी ईंधन, थर्मल पावर प्लांट अर्थात ताप विद्युत संयंत्र, हाइड्रो पावर प्लांट अर्थात जल विद्युत संयंत्र। कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कितनी देर तक बना रह सकता है, इस आधार पर ऊर्जा को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है: नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी। नवीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। जीवाश्मी ईंधन। बच्चों, आइए जानें कि वास्तव में जीवाश्मी ईंधन क्या है। यह ऊर्जा के वह स्रोत हैं जो पौधों और जीवों के अपघटन के बाद तैयार होते हैं। जीवाश्मी ईंधन बनने के लिए लगभग 360 मिलियन वर्ष लगते हैं। इस प्रकार लंबे समय पहले पौधे और जंतु मरने के बाद समुद्र की सतह पर अथवा पृथ्वी की परतों के नीचे दब गए, जहां पर उनका अपघटन हुआ। अलग अलग प्रकार के जीवाश्मी ईंधन अलग अलग प्रकार से जलते हैं। आइए इन तरीकों को देखें। अपघटन की प्रक्रिया के लिए विशेष तापमान, समय और विशेष दाब की आवश्यकता होती है। जीवाश्मी ईंधन के मुख्य रूप में 3 प्रकार हैं: कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। बच्चों, कोयला वह है जो झाड़ियों, पेड़ पौधों के विशेष तापमान में लंबे समय पहले अपघटन होने के कारण तैयार हुआ है, लेकिन तेल को बनने के लिए जीव जंतुओं के अपघटन का होना आवश्यक है। बच्चों, प्राकृतिक गैस भी तेल की तरह जीव जंतुओं के अपघटन से ही बनती है, लेकिन
इसके लिए अधिक तापमान और अधिक दाब की आवश्यकता होती है। इसमें अपघटन की प्रक्रिया भी अधिक लंबे समय के लिए होती है। जीवाश्मी ईंधन की खोज बहुत समय पहले हुई और इनका ऊर्जा घनत्व भी अधिक होता है। यह संसार में सबसे अधिक उपयोग होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। इसके साथ विद्युत बनाई जाती है, यातायात के साधनों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग प्लास्टिक बनाने के लिए भी किया जाता है। जीवाश्मी ईंधन का उपयोग लंबे समय से उद्योगों में भी किया जाता है। यदि हम इतिहास की ओर ध्यान दें तो जीवाश्मी ईंधन का उपयोग पहले से भी किया जाता था और आज भी किया जाता है। ऊर्जा का यह स्रोत चाहे अधिक मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी इसका उपयोग करना महंगा पड़ रहा है। इसका कारण है भौगोलिक मुद्दे। इन जीवाश्मी ईंधनों का भौगोलिक वर्गीकरण भी देशों को आपस में राजनीतिक लड़ाई का एक कारण है। दूसरा यह है कि यह जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है, अर्थात इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं और इन्हें यदि एक बार इस्तेमाल कर लिया जाए तो लाखों साल बाद यह दोबारा बनेंगे। इसलिए इनके अंधाधुंध उपयोग के कारण अब कुछ सीमित भंडार ही शेष हैं और अब इनके विकल्पों के बारे में सोचा जा रहा है। बच्चों, जीवाश्मी ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी छोड़ते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव होने के कारण पृथ्वी की जलवायु बदल रही है, जिसके कारण पौधों और जीवों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और वातावरण भी बहुत दूषित हो रहा है। इन ईंधन से निकलने वाला धुआं गैसें हमारे पर्यावरण को गंदा कर रही हैं। इसलिए अब हम जीवाश्मी ईंधन के स्थान पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए अब हमने जीवाश्मी ईंधन के स्थान पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया है। तापीय विद्युत संयंत्र अर्थात थर्मल पावर प्लांट। बच्चों, तापीय विद्युत संयंत्र जीवाश्मी ईंधन को दहन करके विद्युत उत्पन्न करता है। आइए देखें कि यह तापीय विद्युत संयंत्र कैसे कार्य करता है। सबसे पहले कोयले को पीसकर चूरे में बदल दिया जाता है ताकि इसे शीघ्रता से जलाया जा सके और अधिक ताप उत्पन्न किया जा सके। कोयले के चूर्ण में से गर्म वायु निकाली जाती है ताकि इसके अंदर की नमी को दूर किया जा सके। कोयले को बॉयलर में जलाया जाता है, जहां पर यह अपनी रासायनिक ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदल देता है। कोयले के जलने पर ताप के साथ कुछ अन्य गैसें और कोयले की राख भी उत्पन्न होती है। यह राख बॉयलर के नीचे एकत्र कर ली जाती है और एकत्रित राख इमारतें बनाने वाली कंपनियों को बेच दी जाती है, जहां पर इसका उपयोग इमारतें बनाने में किया जाता है। दूसरी ओर बॉयलर का तापमान जो बहुत अधिक होता है, बॉयलर में से गुजर रही जल की पाइपों को गर्म कर देता है। इसके साथ इन पाइपों के बीच का जल भाप में बदल जाता है। यह भाप पाइपों में फैल जाती है और जिसके कारण दाब बढ़ जाता है। अब यह बढ़े हुए दाब वाली भाप टरबाइन को घुमाने के लिए उपयोग की जाती है। बच्चों, यहाँ पर ताप ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। यह टरबाइन एक शाफ्ट द्वारा जनित्र से जुड़ी होती है। जनित्र इलेक्ट्रोमैग्नेट की सहायता के साथ टरबाइन द्वारा दी गई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। दूसरी ओर टरबाइन में से गुजरकर भाप ठंडे जल की पाइपों के संपर्क में आती है, जहां पर यह दोबारा जल में परिवर्तित हो जाती है। इस जल को
दोबारा बॉयलर वाली पाइपों में भेज दिया जाता है। जनित्र द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफार्मर द्वारा कम वोल्टेज वाली विद्युत से अधिक वोल्टेज वाली विद्युत में बदल दिया जाता है। यहाँ से ग्रिड द्वारा अलग अलग पावर स्टेशनों को विद्युत भेजी जाती है। इन पावर स्टेशनों से विद्युत हमारे घरों और कारखानों में भी भेजी जाती है। बच्चों, आओ हम देखें कि तापीय विद्युत में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हुआ। कोयले की रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है और ताप ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और फिर यांत्रिक ऊर्जा अंत में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए बच्चों, बहुत सारे तापीय विद्युत संयंत्र कोयले के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं। जल विद्युत संयंत्र अर्थात हाइड्रोथर्मल प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट। बच्चों, हाइड्रो पावर का अर्थ है कि गिरते हुए जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। जल से विद्युत बनाना एक नवीकरणीय संसाधन है। जीवाश्मी ईंधन तो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, परंतु जल विद्युत स्रोत के समाप्त होने की कोई चिंता नहीं है। बच्चों, हाइड्रो पावर प्लांट दो तरीकों के होते हैं, बांध वाले और नदियों के बहते हुए जल का उपयोग करने वाले। बांध वाले जल विद्युत संयंत्र में नदियों के जल के प्रवाह को रोककर जल के बड़े भंडार में जल एकत्रित करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इन भंडारों में जल एकत्रित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप इनमें भरे हुए जल का स्तर ऊंचा हो जाता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आधार के निकट स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है, जिसके फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं और टरबाइन एक शाफ्ट द्वारा जनित्र को यह ऊर्जा भेजती है और इस प्रकार बच्चों जनित्र विद्युत उत्पन्न करता है। पंजाब में नंगल में स्थित भाखड़ा डैम जल विद्युत संयंत्र की एक उदाहरण है। बच्चों, दूसरी तरह के जल विद्युत संयंत्र में नदियों का तेज बहता हुआ जल सीधा ही टरबाइन के ब्लेडों पर गिरता है और विद्युत उत्पन्न करता है। बच्चों, जल विद्युत संयंत्र भी अलग अलग तरह के होते हैं। बड़े जल विद्युत संयंत्र 30 मेगावाट से भी अधिक विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं और छोटे जल विद्युत संयंत्र 100 किलोवाट से लेकर 30 मेगावाट तक विद्युत उत्पन्न करते हैं। इसके साथ ही बहुत छोटे जल विद्युत संयंत्र, जिनको हम माइक्रो पावर प्लांट कहते हैं, 100 किलोवाट से कम विद्युत उत्पन्न करते हैं। जल विद्युत संयंत्र के अधिक लाभ हैं, जैसे कि विद्युत बनाने का सस्ता साधन है। इसके साथ जल विद्युत संयंत्र एक भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत है। बांध बाढ़ रोकने में भी सहायक होते हैं और यह ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन बच्चों, इसके साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हैं। बांध का निर्माण केवल सीमित क्षेत्रों में किया जा सकता है। इनमें पर्वतीय क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं। बांधों के निर्माण से अधिकांश कृषि के योग्य भूमि जल में डूबने के कारण नष्ट हो जाती है। कई बार बांध के टूटने से मनुष्य आवास स्थान भी जल में डूबने के कारण नुकसान झेलते हैं। बांध को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली चीज़ें जैसे सीमेंट आदि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हैं, जो पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव आदि जल में डूब जाते हैं। वह ऑक्सीजन रहित स्थिति में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। बच्चों, सबसे बड़ा मसला
बांधों के निर्माण के कारण विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास का है। उनके नुकसान की पूर्ति का मसला भी बहुत समय के लिए लटका रहता है। गंगा नदी पर बांध के निर्माण और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण की योजनाओं का विरोध इसी तरह की समस्याओं के कारण हुआ है।